दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनका ख्वाब है कि वो नेटिव स्पीकर्स की तरह फ्लुएंटली और नेचुरली इंग्लिश बोल सकें और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड्स को अच्छे से याद करते हैं और फिर डिफरेंट सेंटेंसेस में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि वो मुश्किल तरीन अल्फाज का इंतखाब करते हैं, उनके स्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट की कमी सी लगती है। इसी वजह से उनका स्क्रिप्ट नेचुरल नहीं लगता। जी हाँ, ऐसा ही एक एलिमेंट कोलोकेशंस हो सकता है। अब कोलोकेशंस क्या हैं? कोलोकेशंस इज टू और मोर वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर, यानी कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इकट्ठे आते हैं। लेकिन चूंकि हम में से अक्सर लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते, इसीलिए वो किसी भी वर्ड को सिर्फ इस बिना पर कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी वर्ड के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि जिस वर्ड को वो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में या किसी दूसरे अल्फाज के साथ इस्तेमाल कर रही हैं, उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ऐसा ही कॉम्बिनेशन, जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो एक साथ चलते हैं, एक साथ मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कोलोकेशंस कहते हैं। जैसे हार्ड वर्क, नेटिव स्पीकर और मेक अ मिस्टेक एटसेट्रा। ये वो वर्ड्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक मीनिंग देने के लिए एक साथ आते हैं। नेटिव स्पीकर्स कोलोकेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको सीखना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So before going into the details, let's see what collocations are in detail. So collocations are combination of words that sound right or natural to native speakers. So the more collocations you use, the more natural your English will sound. अब अगर आप चाहते हैं कि आप नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोल सकें, तो आपको उनकी लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा, उन पे गौर करना पड़ेगा कि जब वो किसी सेंटेंस में वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी वर्ड के साथ आने वाले वर्ड्स क्या होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आइए कुछ एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं जो कि एडजेक्टिव के साथ कोई भी वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है, डिफरेंट प्रेपोजिशन के साथ कोई भी वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है, किसी वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, या वर्ब नाउन और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा ये बता सकूं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा किसी प्रेपोजिशन के साथ या वर्ब के साथ या एडवर्ब के साथ ही आते हैं, तो वो मीनिंगफुल सेंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि फेमस फॉर, अब दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स गार्डन्स, आप फेमस के साथ हमेशा फॉर ही लगाएंगे ताकि वो एक डिफरेंट मीनिंग दे सके। मेरा बेटा हमेशा ऑड सॉक्स पहनता है, ऑड सॉक्स यानी कि डिफरेंट कलर की सॉक्स पहनता है, तो ऑड एक एडजेक्टिव है जो कि एक नाउन के साथ आकर एक मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब आप कहना चाहते हैं कि प्लीज शट द डोर, अब आपने ये याद रखिए हमेशा कि जब आप दरवाजे को बंद करने के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप हमेशा शट द डोर कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्लीज कीप द डोर क्लोज्ड, वहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि प्लीज कीप द डोर शट, क्योंकि कीप के साथ क्लोज्ड आएगा, कीप के साथ शट का वर्ड यूज नहीं होता। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज को भी देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं जो कि हमेशा एक साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी शाय सो इट्स नॉट ईजी टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, वो इतना शाय है कि वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करता या किसी के साथ दोस्त नहीं बन सकता। तो मेक फ्रेंड विद हमेशा एक साथ आएगा एक मीनिंग देने के लिए। आई स्ट्रांगली कंडेम, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, आई स्ट्रांगली अग्री, तो स्ट्रांगली के साथ हमेशा कोई ऐसी चीज आएगी जो कि उसके साथ मीनिंग को कंप्लीट कर सके। इसी तरह अगर मैं एक एडवर्ब बैडली यूज करती हूँ, तो उसके साथ आप क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बैडली इंजर्ड कह सकते हैं, आप बैडली हर्ट कह सकते हैं, आप बैडली बीटन कह सकते हैं, लेकिन आप बैडली के साथ कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते जिसके साथ उसकी मीनिंग ना बने, जिसके साथ उसकी सेंस ना बने। तो जब भी आप दो वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे, आपने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दो वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे का ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। अगर तो ऐसे अल्फाज एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग देंगे तो आपकी कोलोकेशन की सेंस नहीं बनेगी। अब बात करते हैं एक और वर्ब की, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जब भी आप वेटिंग कहेंगे तो उसके साथ आप प्रेपोजिशन फॉर यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्नो की, जब भी आप स्नो का वर्ड यूज करेंगे तो स्नो फॉल्स, आप कहेंगे कि बर्फबारी हो रही है तो आप हमेशा स्नो फॉल कहेंगे, आप इसके साथ कोई डिफरेंट वर्ब जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर आप कोई डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं ये मीनिंग देने के लिए कि बर्फबारी हो रही है, तो हो सकता है कि आपका मीनिंग कंप्लीट ना हो, आपकी मीनिंग, आपके वर्ड की सेंस ना बने। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, आप डिफरेंट रैंडमली कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करके देखें कि आप डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाकर देखें, तो हो सकता है कि कुछ आप ऐसी कोलोकेशंस तक पहुंच जाएं जो कि आपको हमेशा याद रहेंगी। लेकिन आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि ऑल वर्ड्स और सम वर्ड्स आर नॉट मेड फॉर ईच अदर।
जैसे हम कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि दे ऑलवेज कम टुगेदर, दे ऑलवेज लुक गुड टुगेदर एंड इट सीम्स एज इफ दे आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन कुछ अल्फाज एट द सेम टाइम ऐसे हैं जो कि दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। आप अगर उनको एक साथ मिलाएंगे तो उनका मीनिंग नहीं बनेगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स जिनको हम रैंडमली एक साथ मिला देते हैं, समटाइम्स वो इलॉजिकल कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनप्लेजेंट एंजॉयमेंट। अब आपने ये सोचा कि शायद एंजॉयमेंट के साथ आप एक एडजेक्टिव लगा देंगे तो शायद इसका मीनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, जबकि अनप्लेजेंट का मतलब जो चीज आपको खुशी ना दे और एंजॉयमेंट वो चीज जो कि आपको खुशी दे। तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इनका लॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आप अगर कहते हैं ब्यूटीफुली इंजर्ड, ब्यूटीफुली एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको एक बहुत पॉजिटिव सी सेंस दे रहा है। आप ब्यूटीफुली के साथ कोई और नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफुली इंजर्ड नहीं होगा। आप बैडली इंजर्ड कह सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में कहा था। तो इंजर्ड के साथ आप बैडली यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुली नहीं कर सकते। इसी तरह जब हमने कॉन्डेम का वर्ड यूज किया था तो हमने कहा था कि स्ट्रांगली कॉन्डेम, आप हैप्पीली कॉन्डेम नहीं कहेंगे। इसी तरह आप एंग्रीली सपोर्ट नहीं करते किसी को आप हैप्पीली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप नाइसली ब्लेम्ड नहीं कहेंगे, आप मिजरेबली हैप्पी नहीं कहेंगे, आप डिफिकल्ट वेदर नहीं कहेंगे, आप प्लेजेंट इलनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इलनेस कभी प्लेजेंट नहीं होती। तो कहने का मकसद क्या है कि जब भी आप डिफरेंट वर्ड्स को रैंडमली चूज करने की कोशिश करेंगे, उनको एक सेंटेंस में एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप फोकस कीजिए कि क्या वो दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग कन्वे कर रही हैं या दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम मुख्तलिफ टाइम में जब हम कोई वर्ड्स एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उर्दू में तो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका मीनिंग गलत हो जाता है, उनकी कोलोकेशन गलत हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कि एक साथ आते हैं और वो मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब हम उनकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम उन वर्ड को एज इट इज ट्रांसलेट करते हैं, जिससे उनका मीनिंग फर्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से सभी लोग आजकल बहुत रश में फंसे होते हैं, और जब घर देर से पहुंचते हैं या कॉलेज देर से पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी देर से पहुंचते हैं, ऑफिस देर से पहुंचते हैं, तो आप जवाब में क्या, कोई पूछे आपसे तो आप जवाब में क्या कहते हैं? आज बड़ा सख्त रश था। तो बड़ा सख्त रश को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको सख्त को हार्ड ट्रैफिक कह देते हैं, जबकि इंग्लिश में उसकी कोलोकेशन टेरिबल ट्रैफिक है। बिल्कुल इसी तरह से अक्सर फोन पे बात करते हुए आप किसी से लाइन कट जाती है तो आप कहते हैं कि सिग्नल कट गए थे, तो आप कहते हैं सिग्नल्स वर कट ऑफ और सिग्नल्स वर ऑफ। लेकिन जब आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सिग्नल्स के साथ हमेशा ड्रॉप का वर्ड यूज होता है। सिग्नल्स कोलोकेट विद ड्रॉप एंड दे आर नॉट कट ऑफ। तो इस तरह से आप, फॉर एग्जाम्पल, एक और बहुत कॉमन सी बात है, आप कहते हैं मैंने गलती कर दी थी, तो जब आप उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कहते हैं तो आप कहते हैं डू मिस्टेक। आप मिस्टेक को डू नहीं करते, यू मेक मिस्टेक्स, यू मेड मिस्टेक। तो गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक, आई डिडंट डू मिस्टेक। अब चूंकि हमने कुछ ऐसी कोलोकेशंस की बात करनी है जो कि आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। जब मैं इन सेंटेंसेस को पढ़ रही होंगी, जब मैं इन कोलोकेशंस को पढ़ रही होंगी, तो आप फील करेंगे, आप नोट करेंगे कि बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी आप अपने इस्तेमाल में रखते हैं। आप ऑलरेडी उनको अपने स्क्रिप्ट में लिखते हैं, आप ऑलरेडी उनको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन आप कभी ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये कोलोकेशंस हैं जिसकी वजह से आपका सेंटेंस एक फ्लो में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका कोई काम गलत हो जाता है और आपने उसको दोबारा करना होता है तो आप कहते हैं आई हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। तो फ्रॉम द स्क्रैच एक ऐसा वर्ड है जो आपके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ अगेन अ कोलोकेशन। अब हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं अपने वीडियो चैनल्स पे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट, या न्यूज़ पे आप सुन रहे होते हैं कि स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यूज़। तो ये सारा वर्ड्स जो हैं, स्टे ट्यून्ड का मतलब है कि आप हमारे साथ रहिए। इसी तरह से जब आप कड़क चाय की बात करते हैं कि मुझे कड़क चाय पसंद है, तो आप इंग्लिश में उसको कहते हैं आई लाइक स्ट्रॉन्ग टी स्पेशली इन द मॉर्निंग। आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं और आप प्रॉमिस करते हैं कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो आप हमेशा ये कहते हैं आई विल नेवर एवर डू इट। सो नेवर एवर, अगेन दे ऑलवेज कम टुगेदर। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आप कॉमन इस्तेमाल में है अब, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, ऑनलाइन केक्स की डिलीवरी हो रही है, सैंडविचेस की डिलीवरी हो रही है, बर्गर्स की डिलीवरी हो रही है, तो वो अक्सर वेबसाइट्स पे आपको ऑप्शनल एक्स्ट्रास देते हैं।
यानी कि अगर आपने सिंगल चीज़ बर्गर लिया है तो वो आपसे पूछते हैं कि ऑप्शनल एक्स्ट्रा में आप क्या लेना चाहेंगे, आप कोई एक्स्ट्रा सॉस डलवाएंगे, आप एक्स्ट्रा चीज़ लेंगे, आप क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हैं। तो एक और कोलोकेशन ऑप्शनल एक्स्ट्रा आपकी वोकैबुलरी में आ जाती है। तो द पीपल में आस्क यू दैट डबल स्लाइस ऑफ चीज इज अवेलेबल एज ऑप्शनल एक्स्ट्रा इन दिस डील। अब कभी आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और आप कंप्लेन करने के लिए जाते हैं और आप कहते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। तो जब आप कहना चाहते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है तो आप हमेशा ये कहेंगे कि ही डिड इट ऑन पर्पस और ही डिड दैट ऑन पर्पस। उसने इंटेंशनली ऐसा किया है, ही डिड दैट ऑन पर्पस। क्लास में जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा आपके फ़ोन बजते हैं और आप अपनी फ़ोन कॉल लेना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि मे आई टेक द कॉल, बजाय इसके कि मैं लिसन टू द कॉल और मैं कॉल सुन लूं, आप कहेंगे कि मे आई टेक द कॉल। जब क्लास में शोर कर रहे होते हैं बच्चे तो टीचर हमेशा पूछती हैं हु इज मेकिंग नॉइज। तो अगेन मेकिंग नॉइज एक कोलोकेशन है जो कि आपके वोकेबलरी में का हिस्सा बन जाती है। जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अभी सर्दियां आ रही हैं, आप लेट पहुंचेंगे काम पे, तो आप कहेंगे देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड ड्यू टू थिक फॉग। थिक फॉग की वजह से हैवी ट्रैफिक हो गई थी और आप ऑफिस देर से पहुंचे। तो थिक फॉग, अगेन आप गहरी धुंध कहेंगे तो आप डीप फॉग नहीं कहेंगे, लेकिन आप थिक फॉग कहेंगे। इसी तरह से बनाना पील्स ऑन द फ्लोर कैन बी सेफ्टी हैजर्ड। वी वार्मली वेलकम आवर चीफ गेस्ट। तो ये वो कोलोकेशंस हैं जो कि आपके लिए हो सकता है कि इनमें से चंद एक नई भी हों और बहुत सारी ऐसी होंगी जो कि आप डेली यूज में रखते हैं। तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि कहीं आप ये ना कहें कि कोलोकेशंस आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। अब कुछ और ऐसी कोलोकेशंस की बात कर लेते हैं जो कि आपके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। इसी तरह कीप के साथ बहुत सारी आप कोलोकेशंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है कि आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ जो आपने किसी को बताना नहीं है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि विल यू कीप माई सीक्रेट, विल यू कीप अ प्रॉमिस, स्टे इन टच और कीप इन टच, कीप द चेंज। जो आप बहुत ज़्यादा जब भी कोई चीज़ शॉपिंग पे जाते हैं तो आप थोड़ा सा चेंज अपने वेटर को वापस कर देते हैं और उसको आप कहते हैं कि कीप द चेंज। क्लास में टीचर आपसे कहती हैं कीप क्वाइट। बच्चे जब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं तो आप उनको काम रहने के लिए कहते हैं कीप काम। इसी तरह से गेट रेडी, आई एम गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल। गुस्से में आप किसी को कहते हैं गेट लॉस्ट, गेटिंग मैरिड, गेटिंग एंग्री, गेटिंग वेरिड। तो ये वो सब कोलोकेशंस हैं जो कि आप अपने रेगुलर यूज में रखते हैं। गो अवे, लेट्स गो ऑनलाइन, शी हैज गॉन क्रेजी, शी हैज गॉन मैड, गॉन डेफ, एटसेट्रा। बिल्कुल इसी तरह से कम के साथ कुछ ऐसी कोलोकेशंस हैं जो कि हमेशा एक साथ आती हैं। कम फर्स्ट, कम प्रिपेयर्ड, कम टू एन अग्रीमेंट, कम टू अ कंक्लूजन, एटसेट्रा। आखिर में जाने से पहले मैं बात करूंगी टाइम की कोलोकेशंस की। टाइम की कोलोकेशन पे मैं इसलिए अलहदा से बात करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम से जुड़ी बहुत सारी कोलोकेशंस ऐसी हैं जो हमें डेली लाइफ में हर एक को चाहिए होती हैं। ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को टाइम कोलोकेशंस चाहिए, हमारे प्रोफेशनल्स को कोलोकेशंस चाहिए, हमारे घर में काम करने वाली मेड्स को टाइम कोलोकेशन चाहिए, क्योंकि उन सबको कोई ना कोई बहाने अक्सर टाइम के साथ बनाने पड़ते हैं। आप कॉलेज देर से पहुंचे हैं, आप स्कूल देर से पहुंचे हैं, आप अपने ऑफिस देर से पहुंचे हैं, आप मीटिंग पे देर से पहुंचे हैं, तो आपको टाइम के साथ जुड़े कोई ना कोई बहाने बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास टाइम कोलोकेशंस होंगी तो आप एक एक्सक्यूज आसानी से बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं आई एम हैविंग हार्ड टाइम मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, कुड यू प्लीज हेल्प मी। आप एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो कह सकते हैं आप कि आई एम हैविंग हार्ड टाइम। मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया और मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि मैं कैसे टाइम निकालूं कि मैं एक्सरसाइज करूं और मैं अपना वेट लूज कर सकूं। तो मैं अपनी फ्रेंड को कह सकती हूँ आई हैव गेन्ड वेट, आई नीड टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। वक्त तो निकालना पड़ेगा। आप जब ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग सेव्स टाइम। सेव्स टाइम अगेन इज अ टाइम कोलोकेशन। अब कोई अगर आपसे कोई बात करना चाहता है और वो आपसे कहता है I wanted to share my understanding on tenses, but if you are busy, it's okay. Take your time. I will call you or I will talk to you later. और B उससे कहता है, B आपसे कहेगा, Sorry, I am pressed for time. यानी कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम के शिकंजे में फंसा हुआ हूँ या मैं टाइम को बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ। I will call you in some time. तो अगेन टाइम कोलोकेशंस। आप पूछ सकते हैं कि What do you do in your free time? मैं ये कह सकती हूँ कि आई शुड वॉच अ शॉर्ट वीडियो ऑन कोलोकेशंस एज आई डोंट हैव इनफ टाइम।
एग्जाम से पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए होती है ताकि आप जल्दी से जो है वो रीकैप आपको मिल जाए कोलोकेशंस का, तो आप कहेंगे कि आई डोंट हैव इनफ टाइम। अब मैं अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट करती हूँ? आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, सो spending time is a collocation. Similarly, you can say I waste a lot of time on social media. So again, time collocations. It is very important to attend the meeting, therefore try to be on time. So on time again is a time collocation. So that's all from today. Thank you very much for your time. Again, time collocation. See you next time. Again, time collocation with some other interesting topic. खुश रहिए और सीखते रहिए आमना नवीद के साथ।